Let everybody know this, that our freedom movement started in 1783, more than 100 years before the formation of the Congress Party. That is the core essence of this tribal trilogy. आपने बड़ा इंटरेस्टिंगली बोला कि वो एक नेता हैं हमारे, वो नेता है कि फैमिली लेगेसी ये तो है जो सावरकर को भी ऐसे कटघरे में डाल देती है, सावरकर जैसे बड़े किरदार को डाल देती है। तो राहुल गांधी उनके बारे में क्या विचार है? क्योंकि एक तरफ तो जो टॉकिंग अबाउट के एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, वो इतिहास को भी डिवाइड करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वो भारत जोड़ो यात्रा का एक हिंदुआ या फिर देखिए, अगर वो पैम्फलेट की ऑफिस में आ जाए, ठीक है, तो चारों ओर देखेंगे और आपसे इस प्रकार से बात करें, नाम क्या है अर्जुन, नाम क्या है, बताओ नाम क्या है, अर्जुन कादियान। देखिए, इसी वजह से, इसके नाम की वजह से ये पैम्फलेट के ओनर नहीं है, सिर्फ एक एम्प्लॉय रह गए। तो ऐसे बददिमाग और ऐसे बेवकूफ व्यक्ति के बारे में कोई क्या कहेगा। लेकिन दुख इस बात की है कि वो केवल जो है मतलब मूर्खों के जो सरताज नहीं है या मूर्खों के नेता नहीं है। दुख इस बात की है कि उनके अंदर एक बहुत ही सिनिस्टर और विशियस और एक मैलिफाइड एजेंडा आज काम कर रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या यही चीज़ वो किसी दूसरे समुदाय के साथ कर सकते हैं, किसी दूसरे रिलीजन के साथ कर सकते हैं? बांटने का काम कि आपका सरनेम ये है इसलिए आपको ये पद नहीं मिला। तो फिर हिंदू कम्युनिटी के साथ वो इस तरह का खिलवाड़ हमेशा क्यों करते हैं? कहाँ से उनको ये इम्यूनिटी मिलती है या ये ऊर्जा मिलती है या ये ताकत मिलती है कि उनको लगता है कि हिंदू कम्युनिटी के साथ कुछ भी कर लो, हिंदू कम्युनिटी इज सपोज टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। आई हैव अ प्रॉब्लम ऑन दिस पर्टिकुलर इशू. And I think it's about time that Hindus realize that, this is the Congress, is incorrigible. उनको चाहे जितनी भी चुनाव में जितनी भी उनको सेटबैक्स मिले, जब तक कि इस देश से पूरी तरह कांग्रेस हट नहीं जाती, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अभी कल जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है भारत की तुलना आधा है। Where is this, infatuation for where does this infatuation for Pakistan come from in Congress leaders? हाय नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन सिंह एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट एट द पैम्फलेट। मेरे साथ हैं आज तुहिन सिन्हा जी। तुहिन सिन्हा जी इज़ अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, कॉलमनिस्ट एंड पॉलिटिशियन. ही इज़ ऑल्सो द नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी. तो बहुत मसालेदार बात होने वाली है आपसे. तुहिन जी, यू जस्ट फिनिश योर ट्रिलॉजी ऑन द ट्राइबल ट्रिलॉजी दैट यू बीन वर्किंग विद. तो वो कहानी क्या है, वो कैसे शुरुआत कैसे हुई, वो कहानियाँ क्या है? तो अर्जुन जी, मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ और अपने पहले 18 वर्ष जो है प्रारंभिक शिक्षा और +2 तक की शिक्षा वो मैंने जमशेदपुर में ग्रहण की. अब जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जिसके आसपास जो हैं और शहर के अंदर भी बीचों बीच ट्राइबल क्षेत्र जो हैं भरे पड़े हैं. तो छोटी बस्तियां हैं जिसमें ट्राइबल्स रहते हैं, आसपास के क्षेत्र हैं जहां ट्राइबल्स बड़े पैमाने पे. तो बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम था जो ग्रोइंग अप ईयर्स में हर बार या कई बार जो है जहन में आता था, क्योंकि कहीं बिरसा चौक होता था तो कहीं बिरसा नगर की एक कॉलोनी होता था. तो बिरसा मुंडा की शख्सियत जो है के बारे में हमेशा एक जिज्ञासा थी मेरे मन में. लेकिन वो जिज्ञासा अधूरी रह गई थी, क्योंकि जब भी उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करता था, जो प्रारंभिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे वो इतने सीमित थे कि कहीं उनके बारे में बहुत ही व्यापक जानकारी हासिल नहीं होती थी. और इसके लिए मैं ब्लेम करूंगा जो हमारी माइंडसेट थी, जो जिस प्रकार से हमारी हिस्ट्री की किताबों को परोसा गया था, हिस्ट्री के कंटेंट को परोसा गया था हमारे समक्ष, वो एक कॉलोनियल, एक औपनिवेशिक मानसिकता होती थी. उसमें मतलब मूल तौर पे यही बताया जाता था कि कौन से मुगल रूलर ने, शासक ने कब भारत पर प्रहार किया, कितने साल उन्होंने रूल किया. जो जनजातीय हिस्ट्री है उसका एक उतना ही अहम रोल रहा है हमारी आज़ादी की लड़ाई में, लेकिन उसका कोई जिक्र तक नहीं था, एब्सेंट था कंसिडरेबली. बिल्कुल. 2014 में मूड बदला देश का, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुलकर जनजातीय योद्धाओं के बारे में चर्चा करनी शुरू की, उनके बारे में बात करनी शुरू की. और एज एन ऑथर मेरे करियर में एक ऐसा स्टेज आया था जब लगभग 8-9 किताबें लिखने के बाद मैं भी जूझ रहा था कि अब अगली बड़ी चैलेंज कहाँ से आएगी.
तो 2-3 वर्ष जो है मैंने बिल्कुल कुछ नहीं लिखा था। लकीली ये जो लॉकडाउन हुआ था, दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। काफ़ी समय से मन में चल रहा था कि बिरसा मुंडा के जीवन पर अध्ययन करूं, उनके बारे में लिखूं, लेकिन वो जो ख्याल था वो अधूरा रह गया था। बहुत सारे जो कंटेंट है, रिसर्च मटेरियल जो है मैंने एकत्र कर रखा था, लेकिन एक वो नहीं मिल रहा था, एक फेज़ नहीं मिल रहा था जब पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करके उस पर कार्य कर सकूं। लॉकडाउन के समय जो पहले 4 महीने थे, मैं और मेरी एक को ऑथर ने उस पर काम शुरू किया और पहला ड्राफ्ट उन 4 महीनों में लिखा गया जब लगभग सब लोग अपने घर में बैठे हुए थे। तो बिरसा मुंडा का किरदार इस प्रकार से जो है मैंने उसको पुस्तक में तब्दील करने का काम किया। अब स्वाभाविक है कि बिरसा मुंडा के बारे में लिखने के बाद वो एक इतनी बड़ी ओशन है जनजातीय योद्धाओं की हिस्ट्री कि बाकियों के बारे में बिल्कुल ना लिखूं तो वो पूरा जो नैरेटिव है वो अधूरा रह जाता है। ठीक। तो इसके बाद आई द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत, जो 17 ऐसे ट्राइबल वॉरियर्स की कहानियों का एक संग्रह है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर बिल्कुल दक्षिण तक। देखिए, इन ट्राइबल वॉरियर्स की कहानी के ज़रिए मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता था कि हमारी आज़ादी की लड़ाई किसी एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या विचारधारा की जागीर नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेसी विचारधारा? बिल्कुल। हमारी आज़ादी की लड़ाई जो है वो कांग्रेस की स्थापना से उसकी शुरुआत नहीं हुई थी 1885 में, बल्कि 1783 से एग्जिस्ट करती आई है। तिलका माझी जो हैं वो पहले जनजातीय योद्धा थे, बल्कि उनसे पहले से भी जनजातीय योद्धा सक्रिय रहे थे, लेकिन पहले बड़े और इम्पैक्टफुल जनजातीय योद्धा थे जिन्होंने वर्तमान भागलपुर के क्षेत्र में एक आंदोलन रचा था, बड़ा आंदोलन रचा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। 1783 में वो शहीद हुए थे और लगभग उसके बाद से पूरे देश में अन्य क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट से लेकर बल्कि जो मौजूदा झारखंड है, जो उस वक्त बंगाल के क्षेत्र में आता था, बंगाल के राज्य में आता था, उसमें लगभग हर दूसरे साल कोई ना कोई बड़ा आंदोलन रचा जाता था। तो ये एक इतनी बड़ी, इतनी विचित्र कहानी थी कि इसको जनता के समक्ष, रीडर्स के समक्ष लाना मुझे लगा कि मेरा दायित्व बनता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे एक नेता हैं जो कि सावरकर को गाली देते नहीं थकते हैं। तो आज अगर ये नैरेटिव हम नहीं तैयार करें तो क्या गारंटी है कि कल वो बिरसा मुंडा को या तिलका माझी को या सिद्धो कान्हू को या अन्य जनजातीय योद्धाओं को अनाप शनाप ना कहेंगे और ये नहीं पूछेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो लेट एवरीबडी नो दिस, दैट आवर फ्रीडम मूवमेंट स्टार्टेड इन 1783, more than 100 years before the formation of the Congress Party. That is the core essence of this tribal trilogy. आपने बड़ा इंटरेस्टिंगली बोला कि वो एक नेता है हमारे, वो नेता है कि फैमिली लेगेसी ये तो है जो सावरकर को भी ऐसे कटघरे में डाल देती है, सावरकर जैसे बड़े किरदार को डाल देती है। तो राहुल गांधी, उनके बारे में क्या विचार है? क्योंकि एक तरफ तो यू टॉकिंग अबाउट के एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, वो इतिहास को भी डिवाइड करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वो भारत जोड़ो यात्रा का एक ढिंढोरा या फिर देखिए, अगर वो पैम्फलेट की ऑफिस में आ जाए, ठीक है, तो चारों ओर देखेंगे और आपसे इस प्रकार से बात करें, नाम क्या है अर्जुन, नाम क्या है, बताओ नाम क्या है, अर्जुन कादियान। देखिए, इसी वजह से, इसके नाम की वजह से ये पैम्फलेट के ओनर नहीं है, सिर्फ एक एम्प्लॉय रह गए। तो ऐसे बददिमाग और ऐसे बेवकूफ व्यक्ति के बारे में कोई क्या कहे। लेकिन दुख इस बात की है कि वो केवल जो है, मतलब मूर्खों के जो सरताज नहीं है या मूर्खों के नेता नहीं है। दुख इस बात की है कि उनके अंदर एक बहुत ही सिनिस्टर और विशियस और एक मैलिफाइड एजेंडा आज काम कर रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या यही चीज़ वो किसी दूसरे समुदाय के साथ कर सकते हैं, किसी दूसरे रिलीजन के साथ कर सकते हैं? बांटने का काम कि आपका सरनेम ये है इसलिए आपको ये पद नहीं मिला। तो फिर हिंदू कम्युनिटी के साथ वो इस तरह का खिलवाड़ हमेशा क्यों करते हैं? कहाँ से उनको ये इम्यूनिटी मिलती है या ये ऊर्जा मिलती है या ये ताकत मिलती है कि उनको लगता है कि हिंदू कम्युनिटी के साथ कुछ भी कर लो, हिंदू कम्युनिटी इज सपोज टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। आई हैव अ प्रॉब्लम ऑन दिस पर्टिकुलर इशू. And I think it's about time that Hindus realize that, this is the Congress
इज इनकॉरिजिबल। उनको चाहे जितनी भी चुनाव में जितनी भी उनको सेटबैक्स मिले, जब तक कि इस देश से पूरी तरह कांग्रेस हट नहीं जाती, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अभी कल जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है भारत की तुलना आधा है। तो वेयर इज दिस इन्फैचुएशन फॉर वेयर डज दिस इन्फैचुएशन फॉर पाकिस्तान कम फ्रॉम इन कांग्रेस लीडर्स? हमने पहले भी देखा है, मनीशंकर अय्यर जो है 2015 में जब पाकिस्तान गए थे तो वहाँ गुहार कर रहे थे कि आप लोग हमारा साथ दीजिए मोदी जी को हटाने में। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो क्लब हाउस चैट पर दिग्विजय सिंह जो वहाँ के जर्नलिस्ट को प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो आर्टिकल 370 दोबारा बहाल होगा। तो आई थिंक देयर इज सम फंडामेंटल प्रॉब्लम विद दिस कांग्रेस पार्टी। आइदर इट हैज़ अ ह्यूज इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। पाकिस्तान जो कि विश्व भर में आज निरस्त्र हो चुका है या जिसकी कोई आज इम्पोर्टेंस नहीं रही है, वो पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करना चाहती है और पाकिस्तान को अपना इंस्पिरेशन बनाना चाहती है। तो आई थिंक द लेस सेड अबाउट दिस कांग्रेस पार्टी द बेटर। नहीं, बट दैट मेक्स इट एन इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन फॉर अस ना, क्योंकि हम एक तरफ बात कर रहे हैं उनके, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ढकोसला एक पिक करती है भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे या न्याय यात्रा के बारे में, दूसरी तरफ आप साहब बार बार ये देखते हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड की भी बात वो कर रहे हैं। भाई इस देश को डिवाइड करने का काम, चाहे एक तो हिंदू समुदाय को डिवाइड करने का काम और इस देश को भी डिवाइड करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप राहुल गांधी, क्योंकि सभी का प्रयास इसी बात पे लगा हुआ पिछले 20 वर्ष से कि कब आप ये बोलो कि भाई दिस इज द टाइम फॉर रेकनिंग फॉर द प्रिंस एज वेल। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, डू यू सी ये कोई ऐसा कोई चेंज लाने वाला है इन द फोर्थकमिंग इलेक्शंस? आई सी नन एट ऑल, बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन। देखिए, ये एक मिथ कांग्रेस प्रोपेगेट करती आई है कि बीजेपी उनकी तुलना में साउथ में कमज़ोर है। आज भी बीजेपी के राज्यसभा सीट्स जो हैं और लोकसभा सीट्स दोनों कांग्रेस से ज़्यादा हैं दक्षिण में। मैं आपको कर्नाटका की बात करूं तो 2004 से कर्नाटक में एक भी लोकसभा चुनाव ऐसे नहीं हुए जिसमें कि 28 में से 16 सीटें पार्टी नहीं जीती हो। दिस इंक्लूड्स 2004 एंड 2009 व्हेन बीजेपी वाज नॉट इन पावर एट द सेंटर। तब भी हम 16 सीटें वहाँ पे जीतते थे 28 में से। इस बार अन्नामलाई जी की जो यात्रा रही है पूरे राज्य में, तमिलनाडु में, उसका इतना बेहतर प्रभाव हुआ है कि इस बार 10 से 15 सीटें, एनीवेयर बिटवीन 10 to 15 सीट्स एज ऑफ टुडे, और ये जो मोमेंटम ओनली बिल्डअप कर रहा है, शायद 15 से भी ज़्यादा सीटें हम तमिलनाडु में जीत रहे हैं। कम से कम 2 से 3 सीटें जो हैं केरला में जीत रहे हैं, तेलंगाना में 10 सीटें जीत रहे हैं। तो ये नैरेटिव कहाँ से राहुल गांधी लेके आते हैं कि हम दक्षिण में वीक हैं? वो केवल और केवल ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि साउथ ने एक प्रकार से उनको एक जो कहते हैं पॉलिटिकल पनाह दी थी, एक तरह से पॉलिटिकल संरक्षण दिया था। जब अमेठी से वो अप्रूव हो गए थे तो उनको कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जरूरत साउथ ने राधा सदन मोस्ट आप बोले। हाँ, तो वयनाड ने वहां से वो जंप करके महाराष्ट्र, कर्नाटका, सारा कुछ छोड़ के तेलंगाना सब छोड़ के नहीं। इस बार कहाँ लक्षद्वीप जा रहे हो? बिकॉज वयनाड में तो मुझे नहीं लग रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टीज उनको लड़ने देगी, और उनका कोई, इनफैक्ट IUML भी अपोज कर रही है। IUML को उन्होंने सर्टिफिकेट बांटा था कि IUML इज़ परफेक्टली सेक्युलर। विदेश जाकर उन्होंने सर्टिफिकेट बांटा था कि IUML इज़ परफेक्टली सेक्युलर, लेकिन IUML भी उनका उतना ही विरोध कर रही है। तो हु डज ही स्टैंड फॉर, और हु इज़ देयर एनीबडी हु सपोर्ट्स और सीज होप इन हिम? बट दैट कॉल्स अ क्वेश्चन कि क्या ये राहुल गांधी का ये जो पूरा डिवाइसिव एजेंडा जो है उसको सपोर्ट मिल कहाँ से रहा है? कि कहीं से नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि 40 सीट नहीं जीत पाएगी कांग्रेस पार्टी। ये हमने नहीं कहा पहले, ये ममता बनर्जी ने चैलेंज किया है कि ये कांग्रेस पार्टी 40 सीट नहीं जीत पाएगी। एंड आई थिंक शी वॉज बीइंग वेरी काइंड, बिकॉज आज जो कांग्रेस पार्टी का चरित्र में देख रहा हूँ, उनका चाल चलन देख रहा हूँ, शायद 30 सीटें भी नहीं मिल पाए। देखिए, अगर केरला में ही अब वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं या उनको अपनी सीट नहीं मिल पा रही है, तो कहाँ से उनको सीटें आएंगी? पिछली बार केरला और पंजाब का एक बड़ा योगदान था, इस बार उन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी ध्वस्त हो चुकी है। तो आखिर ये सीटें कहाँ से आने वाली हैं? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। और आई थिंक द वे कांग्रेस पार्टी सीम्स बिसॉटेड विद पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया की राजनीति में उन्हें कोई विशेष दिलचस्पी भी है। बट देन वेयर इज द फंडिंग कमिंग फ्रॉम? जस्ट सोरोस आइडिया? वेल, दैट इज समथिंग विच आई वुडंट बी एग्जैक्टली प्रिवी टू, बट निश्चित तौर पर संदिग्ध फंडिंग है, संदिग्ध सोर्सेज से फंडिंग आ रही है। बिकॉज जो इस प्रकार के डिविजिव एजेंडा को बैक करते हैं शायद वही उनको सपोर्ट कर सकते हैं।
अच्छा देखिए, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कितनी बार पिछले 3 महीनों में ये भाई बहन जो है एमएसपी, एमआरपी और जीएसटी, उसमें भी फंबल कर गए हैं लोग। इनको ये भी नहीं पता है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी के दायरे में आता है नहीं आता है। इनको एमआरपी जो है वो मिनिमम रिटेल प्राइस नज़र आती है। तो फिर ये किस दुनिया में रहते हैं, और जयराम रमेश जो हैं उनको पूरी तरह से संचालित कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये तो उनको बताना है। तो मतलब जयराम रमेश के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका होगा ना कि भाई एक तरफ तो आप लीड कर रहे थे, कह रहे थे कि हम देश को एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्लाइमेट के लिए ये करेंगे, फॉरेस्ट के लिए ये करेंगे, एंड देन यू हैव टू टेक समबडी आउट ऑफ अ स्ट्रेंज फॉरेस्ट, सो टू से। बट देन एक और बात, जैसे हमने राहुल गांधी की बात करी ना, परिवार के बात में बात कर रहे थे, कल 195 सीट्स के पास, कल परसों भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दिए हैं कैंडिडेट्स, एंड एक तरफ तो राहुल गांधी का परिवार आता है और दूसरी तरफ आज एक ट्विटर पे सभी के नाम भी बदले हैं, मोदी का परिवार आता है। तो कितना बड़ा गैप है दोनों के बीच में। व्हाई डोंट यू टेल अस अ बिट अबाउट इट? देयर इज़ नो कंपैरिजन। मोदी का परिवार जो है 140 करोड़ जनता है, और अगर आप देखिए, जो मैं पहले भी कह रहा था कि मोदी जी में जो सबसे मतलब उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस निरंतरता के साथ वो काम करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं थी कि कल जब एट द फैग एंड ऑफ हिज सेकेंड टर्म ही इज़ होल्डिंग अ मीटिंग टू डिसाइड द एजेंडा ऑफ द फर्स्ट 100 डेज ऑफ द थर्ड टर्म, तो निश्चित तौर पर ये तभी कोई कर सकता है जब वो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माने और हर क्षण हर पल पूरी तरह से उस जनता के प्रति समर्पित रहे। आपने देखा पिछले सप्ताह जो है 3:30 बजे सुबह तक वो काम करते रहे, और उसके बाद 8, साढ़े 8 बजे जो है निकल गए धनबाद की रैली के लिए। 3 रैलियां उन्होंने की उस दिन। अभी आज से जो है 8 दिन का उनका नॉन स्टॉप शेड्यूल है, और उसमें भी 1 या 2 दिन ऐसे हैं जहां देर शाम दिल्ली आने के बाद सीईसी की मीटिंग है। तो ये तभी कोई व्यक्ति कर सकता है जो अपने पारिवारिक स्वार्थों से ऊपर उठ के पूरे देश को अपना परिवार मान ले। और जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणियां की है, लालू यादव, आपको पता है, मैं चूंकि अनडिवाइडेड, मैं झारखंड में ग्रो अप किया हूं, जो उस वक्त बिहार का हिस्सा हुआ करता था। मैंने देखा है कि किस प्रकार से एक भयावह माहौल लालू यादव ने कायम किया था अपने परिवार के लिए, रातों रात जो है लूटने के लिए। इनके घर में, बिरादरी में जब किसी की शादी होती थी तो ये लोग जाते थे टाटा सूमो के शोरूम में, और शोरूम से जो है नई गाड़ियां उठा लेते थे कि हमें 4 दिन के लिए चाहिए, ज़रूरत है, और उसके बाद वापस नहीं करते थे। रईस लोगों को इस प्रकार से फिरौती, उनके पास फिरौती के कॉल्स आते थे कि 1-2 मैं जानता हूं नामी डॉक्टर्स या बिजनेसमैन जिन्होंने सुइसाइड किए हैं इस दहशत से। तो लालू यादव इज अ ड्रेडेड क्रिमिनल। जेल से बाहर आने के बाद, और जेल से बाहर वो आए हैं हेल्थ ग्राउंड्स पर, उसके बाद इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करना यही दिखाता है कि ये विपक्ष जो है, एक मूवी आई थी बहुत पहले, असरानी उसमें हीरो थे, हम नहीं सुधरेंगे, पता नहीं आपको पता नहीं है, उस समय डीडी पे होता था हर संडे का स्लॉट। तो इस विपक्ष को देख के हम यही कह सकते हैं कि ये इन सब लोगों ने, इन सभी विपक्षी पार्टियों ने ये ठान लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं 2014 में, आपने बात की ना कि 2024 के अंदर अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने काउंसिल की मीटिंग ली, और जिसके अंदर अगले 100 दिन का एजेंडा, अगले 100 दिन का, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कर रहे हैं। जब 2014 में इलेक्शन जीत कर आए थे तब एग्जैक्टली ऐसी और आप सोचिए कि किस लेवल की प्लानिंग जाती है। अगले 16 साल का प्लान रेडी है। 2040 में जो है इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या 2035 मेरे ख्याल से 2040 में 2036 में ओलंपिक्स होल्ड करना। तो अगले 16 साल के लक्ष्य तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको पता है कि उन 16 वर्षों के लक्ष्यों की प्राप्ति में हर 100 दिन कितने महत्वपूर्ण हैं, और वो ना तो खुद से चैन से बैठते हैं जब तक कि वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ना दूसरों को जो है आराम, मतलब एक फरमाने देते हैं। बीट मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स और इस एंटायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कोई शांति से नहीं बैठेगा, सबको काम पे लगना पड़ेगा। तो मतलब ये दिखाता है कि किस संलग्नता के साथ, किस समर्पण के साथ वो जो विकसित भारत उनके लिए केवल एक स्लोगन नहीं है। एब्सोल्युटली, अपने जीवन काल में वो भारत को विकसित भारत बनना
बनने का उन्होंने ठान लिया है और वो बना के रहेंगे। और ये मेरे ख्याल से दैट इज़ व्हाट मेक्स हिम एब्सोल्युटली स्पेशल, क्योंकि हमने देखा है अतीत में या तो यहाँ पे जो नेतागण थे वो प्रॉमिस करते ही नहीं थे, दे बिलीव इन स्टेटस को पॉलिटिक्स कि जो चल रहा है वैसे चलने दो, या फिर वो प्रॉमिस करते थे तो कभी डिलीवर नहीं करते थे। मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं और ये पहली ऐसी सरकार है जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज को एक्चुअली कार्यान्वित करके जो प्रॉमिसेस हैं उसको साकार करती है। भले वो आर्टिकल 373 जैसे आर्टिकल 370 को निरस्त करने की बात हो, भले वो राम मंदिर के निर्माण की बात हो, भले वो सीए की बात हो, हर जगह हमने इलेक्शन के प्रॉमिसेस को पूरा किया है और दैट इज व्हाट मेक्स मोदी जी सो स्पेशल। आई रिमेंबर 2014 के मैनिफेस्टो को मैं पढ़ रहा था, मेरे ऑफिस में ही मैंने उसका प्रिंट कॉपी रखी हुई है, और मैं हेल्थ सेक्टर को पढ़ रहा था कि हेल्थ के लिए क्या प्रॉमिस किया था, क्या कमिटमेंट्स की गई थी और क्या क्या डिलीवरेबल्स रहे हैं। तो ये कायदे से कोई भी व्यक्ति अगर उसका एनालिसिस करेगा मैनिफेस्टो का, 2014 के मैनिफेस्टो का, आपको समझ आ जाएगा या तो सारे के सारे वो काम हुए हैं, अधिकांश काम हो चुके हैं, या सब पे एक वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट बहुत हुई है। कहीं पे ओवरलैप हो सकते हैं बट वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हर किसी के अंदर हुई हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दिस आइडिया, व्हाट डू यू सी कि ये यात्रा का लंबा चौड़ा कुछ फर्क पड़ेगा या पड़ा है? आप राहुल गांधी की यात्रा के बारे में? नहीं, हमारी सीटें बढ़ती जाएंगी हमारी सीटें जो है वो बढ़ती जाएंगी और राहुल गांधी जो है अपनी राजनीतिक अंत के समीप आते जाएंगे। एंड व्हाट इज अनफोल्डिंग इन झारखंड फॉर यू? यू कम फ्रॉम झारखंड, तो झारखंड में क्या हो रहा है? सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है? प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का स्लोगन दिया है और विकसित भारत का एक विजन दिया है, उसमें हर राज्य के लिए विकसित झारखंड, विकसित रांची, विकसित जमशेदपुर, ये छोटे छोटे एजेंडाज बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं उस पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में। दुर्भाग्यवश झारखंड में जो सरकार रही है वो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार पिछले 4.5 वर्षों से 4.25 वर्षों से रही है, और जब जब ये दोनों आए हैं इनकी मंशा केवल और केवल राज्य को लूटने की रही है। आपने देखा होगा 1991 में जब झारखंड का निर्माण भी नहीं हुआ था, जब उस वक्त बिहार हुआ करता था, तो जेएमएम ब्राइबरी केस हुआ था, उस वक्त ये दोनों पार्टियां साथ में आई। उसके बाद 2006 में जो है इन्होंने हमारे एक फॉर्मर मिनिस्टर को लेकर, मधु कोड़ा को लेकर, इन्होंने एक इंडिपेंडेंट के तौर पर उन्हें बनाया था सरकार का मुख्यमंत्री, और बड़े पैमाने पे तब करप्शन की थी, और पिछले 4 वर्षों से पता नहीं कितने करप्शन के स्कैम्स को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं हम विकसित झारखंड के लक्ष्य से कहीं काफ़ी दूर चले गए हैं पिछले 4 वर्षों में। इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो एक केयर टेकर मुख्यमंत्री है, चंपाई सोरेन, और बहुत दुख की बात है कि जो दुमका में 2 दिन पहले जो कांड हुआ है जिसमें एक विदेशी महिला का बलात्कार किया गया है, कहीं ना कहीं दैट इज ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विच वी हैव सीन इन द लास्ट 4.5 years. एंड अगेन देयर आर सम एरियाज, पर्टिकुलरली दुमका, पाकुर, जो उत्तरी झारखंड के एरियाज हैं, जहां की भव्य स्तर पर इलीगल बांग्लादेशीज को बसाने का काम किया है जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने। एक डेमोग्राफी वॉर दिख रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो मेरी कल्पना है झारखंड के बारे में। झारखंड नीड्स अ बिरसा टूरिज्म कॉरिडोर, जिसमें बिरसा मुंडा के जीवन के जो स्थान में उन्होंने अपने जीवन के पल बिताए हैं, दिन बिताए हैं, चाईबासा में उनकी स्कूलिंग हुई थी, हजारीबाग की जेल में रहे थे, बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र हैं रांची और जमशेदपुर के बीच, चाईबासा के बीच, जहाँ उन्होंने आंदोलन के अन्य अंशों को रचा। तो इन सब को सम्मिलित करके मुझे लगता है कि एग्रो और ट्राइबल टूरिज्म का एक बिल्कुल अलग मिसाल हम कायम कर सकते हैं इस देश में। मुझे लगता है कि एक जनजातीय योद्धाओं के लिए, पूरी तरह से केवल जनजातीय योद्धाओं को समर्पित एक ऑबिचुअरी, या जो एक जिसको कहते हैं स्मारक, वो दुम्बारी बुरू के क्षेत्र में होना चाहिए। दुम्बारी बुरू एक पहाड़ी क्षेत्र है रांची से 50 किलोमीटर दूर, जहां बिरसा मुंडा ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। केवल 50 लोग थे उनके साथ, और सैकड़ों की तादाद में अंग्रेज जो है नीचे से आकर उस पहाड़ पर आक्रमण किए थे, और हालांकि बहुत वीरता के साथ बिरसा मुंडा के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। समहाउ दे कुड नॉट सक्सीड, और उसके बाद 1 महीने के बाद वो गिरफ्तार हुए थे। तो इस क्षेत्र में यदि देश के सभी जनजातीय योद्धाओं का सबसे बड़ा स्मारक बनता है तो वो एक अलग ख्याति देगा इन जनजातीय योद्धाओं को। तो ये कुछ चीज़ें मेरे मन में हैं, मेरे जहन में हैं, जो मैं उठाता रहता हूँ, और जब उस स्थिति में हूँ जहाँ एक पॉजिटिव डिफरेंस कर सकूँ,
तो वहाँ निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि झारखंड नीड्स टू एंड आइडियली शुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइम मिनिस्टर मोदीज लार्जर प्लान्स फॉर विकसित भारत. Lovely, great talking. But before we close this conversation, what is your number for 2024 general elections? Number for NDA and number for BJP? बीजेपी 370 पार, एनडीए अब उन पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 400 और 400 से कहीं अधिक. बहुत बढ़िया. With that said, thank you very much to Inji for joining us. Thank you. Pleasure Great chatting with you. Namaskar.